हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का पिछले वीडियो में हमने 11वां चैप्टर कर लिया था, परमाणु की संरचना में स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। आज जो है हम फिजिक्स का जो है 12वां चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नाभिक की संरचना। तो हेडिंग बनाइए नाभिक की संरचना। जो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? चैप्टर का नाम हो जाएगा हमारा नाभिक की संरचना। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नाभिक की संरचना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चैप्टर का नाम। इसको लिखिए और हेडिंग बनाइए फिर। चैप्टर का नाम है नाभिक की संरचना। पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर है? ये जो है पार्ट दूसरे का, ये जो है 12वां चैप्टर है। पार्ट दूसरे का कौन सा चैप्टर है? 12वां। इसको लिख लीजिए, फिर लिखिए हेडिंग। हेडिंग है ये चैप्टर का नाम है नाभिक की संरचना और हेडिंग लिखिए नाभिकीय आकार। नाभिकीय आकार हो गया। हेडिंग क्या होगी? नाभिकीय आकार। हेडिंग है हेडिंग है नाभिकीय आकार। और इसमें लिखिए, देखो अल्फा कणों कामा न्यूट्रॉनों, अल्फा कणों कामा न्यूट्रॉनों आदि के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त, अल्फा कणों कामा न्यूट्रॉनों आदि के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार, आदि के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का आयतन हो गया। आदि के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो यदि, लाइन छोड़ के लिखना है, यदि नाभिक की त्रिज्या, यदि नाभिक की त्रिज्या हो गया, यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो, यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो नाभिक का आयतन हो गया। यदि नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो नाभिक का आयतन हो गया। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन और व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, नाभिक का जो है आयतन ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके? द्रव्यमान संख्या के, है ना। इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। नाभिक का जो आयतन है द्रव्यमान संख्या की, परिभाषा में ही कहा गया है नाभिक का जो आयतन होता है उसकी द्रव्यमान संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नाभिक क्या है? एक गोला है, तो गोले का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा जो है, व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती है ना। नाभिक का जो आयतन है द्रव्यमान संख्या की क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अनुक्रमानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ए से, है ना। द्रव्यमान संख्या को क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या को हम जो है ए से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करेंगे तो देख क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं? आर जो होगा, है ना, इसको हम अगर हटा के चेक करेंगे तो यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है? आर क्यूब जो है, आर क्यूब क्या है? आर क्यूब, इसको ये तो नियतांक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब जो है, आर क्यूब अनुक्रमानुपाती ए, आर क्यूब अनुक्रमानुपाती ए। तो आर अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा? ए की घात 3। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाइए तो कांस्टेंट लिखिए r0 और उसके ऊपर कितनी घात हो जाएगी? 1/3 घात। यही जो है नाभिक की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। ठीक है, नाभिक का जो है, नाभिक के आकार की, नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए यही जो है क्या हो जाएगा? व्यंजक। जहां r0 क्या है? एक नियतांक है ना। जहां r0 क्या होने वाला है? जहां r0 एक नियतांक है जिसे आनुभविक नियतांक कहते हैं, है ना। लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां r0 सभी नाभिकों के लिए, हो गया, जहां r0 सभी नाभिकों
के लिए आनुभविक नियतांक है ना। कौन सा नियतांक है? आनुभविक नियतांक है। इसका मान अब फिक्स होगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है, ठीक है, लिखेंगे इसका मान, आनुभविक नियतांक है, इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होगा वह हो जाएगा हमारा 1.2। इसका मान जो होता है 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है, ठीक है। 1.2 गुणे 10 की घात कितना होता है, माइनस 15 मीटर होता है, ठीक है। अब लिखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर। हो गया 10 की घात माइनस 15 मीटर। तब हम क्या लिख सकते हैं, R0 का मान रख सकते हैं ना यहाँ। तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा R बराबर, R0 का मान रख देंगे 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 15 और a की घात कितनी हो गई, 1/3। a की घात कितनी हो गई, 1/3। हम लिखेंगे चूंकि एक फर्मी बराबर, फर्मी क्या है, पैमाना है, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर के, ठीक है। एक फर्मी बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो यहाँ पे जो 10 की घात 15 आया है, यहाँ पे मीटर है, मात्रक क्या होगा, यहाँ पे मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है। मात्रक क्या होगा, मीटर। तो 10 की घात 15 की जगह हम क्या लिखेंगे, R बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे 1.2 और a के ऊपर 1/3, ठीक है। a के ऊपर कितना हो जाएगा, a के ऊपर हो जाएगा 1/3 और मात्रक क्या लिख देंगे, मात्रक हम लिखेंगे फर्मी, ठीक है। मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक हो जाएगा फर्मी, ठीक है। मात्रक क्या है हमारा, मात्रक जो है हमारा फर्मी है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सूत्र 1.2 और a की घात 1/3 और मात्रक क्या हो गया, फर्मी। इसके इस आधार पर हम जो है किसका आकलन कर लेंगे, नाभिक के आकार का आकलन कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। लिखिए यहां तक और फिर नीचे लिख लेंगे एक लाइन। यहां तक हो गया हो तो इसके नीचे लिखिए, देखो विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या, नीचे इसके लिख लो विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या, हो गया, विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतः विभिन्न पदार्थों की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अतः विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक की, विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक की त्रिज्याएं भी, हो गया, विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक की त्रिज्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, हो गया, विभिन्न पदार्थों के नाभिक की त्रिज्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, हो गया, भिन्न भिन्न होती हैं। अगली हेडिंग लिखो, इसके बाद हेडिंग बनाइए नाभिकीय घनत्व, इसको मिटा देते हैं, हेडिंग हो जाएगा नाभिकीय घनत्व। इसको मिटाते हैं और हेडिंग क्या लिखेंगे, नाभिकीय घनत्व, हो गया। नाभिकीय घनत्व लिखिए इसको, हेडिंग है नाभिकीय घनत्व और इसमें लिखो माना किसी नाभिक की त्रिज्या r, लिखो माना किसी नाभिक की त्रिज्या r, द्रव्यमान संख्या a, माना किसी नाभिक की त्रिज्या r, द्रव्यमान संख्या a, हो गया, द्रव्यमान संख्या a तथा प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान, तथा प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में जो नाभिक में शामिल होते हैं उन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक में क्या शामिल होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में शामिल होंगे, इसी को हम न्यूक्लियन कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, प्रति न्यूक्लियन जो है, क्या लिखे, प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान स्मॉल m है,
प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान स्मॉल यम है। लाइन छोड़ के लिखो अतः, लाइन छोड़ के लिखिए अतः हो गया। प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान कितना है? प्रति न्यूक्लियन जो है औसत द्रव्यमान स्मॉल यम है। देखिए ना, शुरू से सुन लीजिए। माना किसी नाभिक की त्रिज्या r, द्रव्यमान संख्या a तथा प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान स्मॉल यम है। अतः नाभिक का द्रव्यमान बराबर, अतः हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान बराबर, नाभिक का द्रव्यमान बराबर प्रति न्यूक्लियन, है ना, प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान और गुणे न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, गुणे क्या होगा? गुणे हो जाएगा हमारा न्यूक्लियनों की संख्या, है ना। ये जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या, उसी को न्यूक्लियनों की संख्या भी बोलते हैं। जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या a मानी है, ठीक है, न्यूक्लियनों की क्या हो जाएगी? संख्या। जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या है उसी को न्यूक्लियनों की संख्या लिखते हैं। ठीक है, नाभिक के द्रव्यमान को कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल यम से। प्रति न्यूक्लियन औसत द्रव्यमान हो जाएगा स्मॉल यम और गुणे न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल ए। तो यम बराबर हो जाएगा स्मॉल यम और इंटू कैपिटल ए। ठीक है, यम बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल यम इंटू कैपिटल ए। अब हम क्या लिखे हैं? यदि नाभिक का द्रव्यमान कितना है, यदि नाभिक की त्रिज्या r है ना, लिखेंगे यदि, लिखेंगे चूंकि नाभिक की त्रिज्या, चूंकि नाभिक की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है, अतः, है ना, अतः नाभिक का द्रव्यमान, अतः नाभिक का आयतन, ठीक है, अतः नाभिक का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। अब हम क्या करेंगे? r का मान रख सकते हैं। ठीक है, किसका मान रख देंगे? हम जो है यहाँ पे r का मान रख देंगे। r का मान कितना रखेंगे? r0 और 1 की घात -3। और मात्रक क्या था? फर्मी। मात्रक क्या था? मात्रक जो है हमारा फर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि r बराबर कितना था? r बराबर r0 और 1 की घात कितना था? 1/3। और मात्रक क्या था? फर्मी। ठीक है, मात्रक क्या था? मात्रक जो हमारा फर्मी था। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा? नाभिक का जो है, अतः जो है नाभिक का आयतन, ठीक है, नाभिक का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, और इसकी जगह कर लेंगे r0 और 1 की घात 1/3। और उसके ऊपर कितनी घात है? उसके ऊपर जो है 3 घात है। तो हमारा कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? r0 का क्यूब हो जाएगा, है ना। r0 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे r0 का क्यूब, और इसके ऊपर जो है कितनी घात आएगी? 1/3 पहले से था और उसके ऊपर 3 घात और आ जाएगी, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आयतन को v से प्रदर्शित कर रहे हैं। v बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल V बोलते हैं आयतन को। ठीक है, वॉल्यूम होता है 4/3 और पाई r0 का क्यूब और a हो जाएगा। r0 का क्यूब और a। अब हम चूंकि क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि द्रव्यमान बराबर जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होगा? ठीक है, हम यहां से लिख देते हैं द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान बराबर जो होता है वह होता है हमारा आयतन गुणे, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, तो ये घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को रो से प्रदर्शित कर रहे हैं। घनत्व को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? रो। ठीक है, घनत्व को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? लिख देते हैं रो। ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे, आयतन को कैपिटल बी से। ठीक है, तो रो बराबर क्या आ जाएगा? कैपिटल एम का मान यहाँ पे था स्मॉल एम इंटू ए। कैपिटल एम का मान कितना है? स्मॉल एम इंटू ए, और बटे आयतन का जो मान है, आयतन का मान कितना आया था? आयतन का जो मान आया है वो हमारा है 4/3 पाई r0।
ठीक है, 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए, ठीक है, R0 का क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए क्या होगा, ए से ए कट जाएगा और 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमको घनत्व की गणना हो जाएगी। R0 बराबर कितना हो जाएगा, 3m, R0 बराबर 3m, और फिर क्या हो जाएगा 4 पाई R0 का क्यूब, 4 पाई R0 का क्यूब, यही हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, 4 पाई हो जाएगा और R0 का क्या हो जाएगा, R0 का जो है क्यूब हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे ये फार्मूला हो जाएगा रो बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, रो बराबर घनत्व की गणना इसके आधार पर हम कर लेंगे, ठीक है, किसकी गणना कर लेंगे, हम जो है इसके आधार पर घनत्व की गणना कर लेंगे, ठीक है। इसको कर लीजिए, इस फार्मूले को, है ना, करिए इसको, इसको करिए और फिर एक इंडिकेट लिख लीजिए। एक इंडिकेट लिखिए नीचे, एक इंडिकेट लिखिए, लिखो सामान्य कार्यों के लिए, इंडिकेट में लिखिए सामान्य कार्यों के लिए, हो गया, सामान्य कार्यों के लिए नाभिक को गोलाकार, सामान्य कार्यों के लिए नाभिक को गोलाकार माना जाता है, हो गया, सामान्य कार्यों के लिए नाभिक को गोलाकार माना जाता है। कुछ नाभिक, सामान्य कार्यों के लिए नाभिक को गोलाकार माना जाता है, कुछ नाभिक, कुछ नाभिक गोलीयपन से विचलित होते हैं, कुछ नाभिक गोलीयपन से विचलित होते हैं, परंतु यह विचलन, कुछ नाभिक गोलीयपन से विचलित होते हैं परंतु यह विचलन 10% से कम ही होता है, परंतु यह विचलन 10% से कम ही होता है, हो गया, 10% से कम ही होता है। हेडिंग बनाओ, नाभिक, नाभिक का वर्गीकरण या नाभिकों का वर्गीकरण, हेडिंग लिखिए नाभिकों का वर्गीकरण, हो गया, नाभिकों का वर्गीकरण, हेडिंग लिखिए, इसको मिटा देते हैं, हेडिंग लिखो नाभिकों का वर्गीकरण, है ना, नाभिकों का वर्गीकरण, लिखिए इसको, लिखो इसमें विभिन्न नाभिकों को, नाभिकों का वर्गीकरण, और इसमें लिखिए विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांकों, विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांकों, हो गया, विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांकों तथा द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर, विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांकों तथा द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर, हो गया, द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, हो गया, निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली हेडिंग लिखिए समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक, पहली हेडिंग क्या बनाएंगे, समस्थानिक अथवा, हेडिंग लिखिए समस्थानिक, समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक, हो गया, हेडिंग है समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक, समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक,
लिखो इसमें, देखिए किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, हेडिंग है समस्थानिक अथवा समप्रोटानिक, और इसमें लिखिए किसी एक ही तत्व के ऐसे, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु, हो गया, किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या, जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु, जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहलाते हैं, हो गया, समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिख लीजिए, यही लिख के आइए, जो बोल रहे हैं इसी परिभाषा को लिख के आइए, ठीक है। समप्रोटॉनिक कहलाते हैं अर्थात एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, लिखिए इसमें, अर्थात एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, हो गया, परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। हो गया, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए, है ना, क्या कह रहा है, ध्यान दो इसको। अगर मान लो जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23, ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, क्या कह रहा है, हमको समस्थानिक पढ़ना है, नाम से ये स्पष्ट है, समस्थानिक, समान स्थान वाले, ठीक है। स्थान कैसा होगा, स्थान जो है समान हो जाएगा, है ना, स्थान कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे परमाणु हैं, ठीक है, जिनका स्थान तो समान है, स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या जो है द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित कर रही है, ऊपर वाली संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या को। तो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे में उदाहरण ध्यान रखिए, जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु भार भिन्न होगा या द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समस्थानिक कहेंगे। जैसे में हो जाएगा 1H1, ठीक है, जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2, ठीक है, और 1H3। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें सबका जो है परमाणु क्रमांक समान है, एक जो है नीचे सबका एक समान है, ठीक है। नीचे जो परमाणु क्रमांक जो देख रहे हैं, नीचे परमाणु क्रमांक सब में क्या है, नीचे जो है परमाणु क्रमांक सब में समान है, भिन्न क्या है, भिन्न जो है द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाली संख्या भिन्न है, ठीक है। तो एक ही तत्व के, ध्यान रखिए तत्व एक ही है, हाइड्रोजन, ठीक है, इनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक। उदाहरण में तो पहला यही हो जाएगा, और दूसरा लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, 8 होता है 16, फिर ऑक्सीजन 8 17, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन का 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन 16 17 और 18 होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो इसमें ध्यान रखिए तत्व एक ही है, इसमें भी हाइड्रोजन ही है, उसमें केवल ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होंगी। लिखिए इसको, हो गया ना, ये हो जाएगा हमारे समस्थानिक के उदाहरण हो गए। ये 2 उदाहरण लिख लीजिए, बहुत है ना, 2 उदाहरण जो है हमारा काम चल जाएगा, है ना। इन 2 उदाहरणों को उतार लीजिए।
और चाहो तो एक और लिख सकते हो, अगर उदाहरण एक और लिखना चाहते हो, जैसे 92 यूरेनियम का 235 है, इसे कृत्रिम यूरेनियम कहते हैं, और फिर 92 यूरेनियम जो है 238 है। ये भी किसके उदाहरण है? ये भी समस्थानिक के उदाहरण है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु भार भिन्न, ये 238 है। ठीक है, जिनका भी परमाणु क्रमांक नीचे वाली संख्या समान होगी, परमाणु भार भिन्न होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समस्थानिक कहेंगे या समप्रोटानिक कहेंगे। ठीक है, हम जानते हैं किसी तत्व में जितने जो है जितना उसका द्रव्यमान संख्या होता है, इसमें परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? परमाणु क्रमांक को Z से। ठीक है, Z बराबर कितना है? 92। किसी तत्व में जितना परमाणु क्रमांक होता है, उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उस तत्व में क्या होते हैं? उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम इसे समस्थानिक या समप्रोटानिक भी कहते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो इनको उदाहरण सहित लिख सकते हैं, ये उदाहरण हो जाएंगे। और फिर हेडिंग बना लो, हेडिंग बनाओ समस्थानिकों की विशेषताएं। पिछली बार संभारिक की विशेषता पूछा था, तो हम यहाँ पे समस्थानिक की भी लिख लेंगे विशेषता, हो सकता है आ जाए। तो हेडिंग लिखिए समस्थानिकों की विशेषताएं। हो गया, समस्थानिकों की विशेषताएं, और उसमें पहला नंबर लिख लो विशेषता में। समस्थानिकों की विशेषताएं में पहला नंबर लिखिए, समस्थानिकों की विशेषताएं में पहला नंबर लिखिए। लिखो, एक ही तत्व के सभी समस्थानिक, एक ही तत्व के सभी समस्थानिक, विशेषता में पहला नंबर लिख लीजिए। एक ही तत्व के सभी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। एक ही तत्व के सभी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः हो गया, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनके भौतिक गुण समान नहीं होते, अतः उनके भौतिक गुण समान नहीं होते। हो गया, अतः उनके भौतिक गुण समान नहीं होते, भौतिक गुण समान नहीं होते। अगला दूसरा नंबर विशेषता में लिखो, दूसरा नंबर लिखो, एक ही तत्व के, मतलब इनमें तीनों के भौतिक गुण समान नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ये समस्थानिक है, इनके भौतिक गुण समान नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। ठीक है, गुण में दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखो, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के, हो गया, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः हो गया, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः वे आवर्त सारणी में, अतः वे आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर होते हैं, अतः वे आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर होते हैं। हो गया, आवर्त सारणी में वे एक ही स्थान पर होते हैं, तथा उनके रासायनिक गुण भी, तथा उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ध्यान रखिए, भौतिक गुण अलग है क्योंकि द्रव्यमान संख्या अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, इस कारण रासायनिक गुण समान है, अतः उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो क्या, रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तीसरा नंबर लिख लो, तीसरा नंबर लिखिए, लिखो, रासायनिक गुण समान होने के कारण, विशेषता में तीसरा नंबर लिखिए, रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही तत्व के, रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही तत्व के दो समस्थानिकों को, रासायनिक गुण समान होने के कारण एक ही तत्व के दो समस्थानिकों को हो गया, एक ही तत्व के दो समस्थानिकों को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा
हो गया। दो समस्थानिकों को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हो गया, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, हो गया, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, हो गया ना। चौथा नंबर लिख लीजिए विशेषता में, मतलब में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। विशेषता में चौथा नंबर लिखिए, लिखो एक ही तत्व के समस्थानिकों में, एक ही तत्व के समस्थानिकों में, हो गया, एक ही तत्व के समस्थानिकों में कुछ अस्थाई हो सकते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिकों में कुछ अस्थाई हो सकते हैं तथा कुछ रेडियो एक्टिव, कुछ अस्थाई हो सकते हैं तथा कुछ रेडियो एक्टिव, हो गया। इसका कारण, कुछ रेडियो एक्टिव, इसका कारण, हो गया, इसका कारण उनकी नाभिकीय संरचना का, इसका कारण उनकी नाभिकीय संरचना का भिन्न भिन्न होना है, हो गया। इसका कारण उनकी नाभिकीय संरचना का भिन्न भिन्न होना है, देखिए, उनकी नाभिकीय संरचना का भिन्न भिन्न होना है, हो गया ना। तो मतलब जैसे इसमें देखेंगे हाइड्रोजन में, तो ये जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, ये कैसा पदार्थ है, रेडियो एक्टिव, तो इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, लगातार ये व्यतिकरण निकाल रहा है तो इसकी संरचना निश्चित नहीं होगी। तो कुछ अस्थाई है, जैसे यह अस्थाई है, जैसे ये क्या है, ये अस्थाई है, लेकिन ये जो है क्या है, ये अस्थाई है, तो इनका आकार जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है किसके गुण हो जाएंगे, समस्थानिकों के गुण। अगली हेडिंग लिखो समभारिक, समभारिक, हो गया, समभारिक। तो हेडिंग बनाइए, हेडिंग क्या लिखेंगे, समभारिक, है ना। हेडिंग क्या होगा, समभारिक, लिखिए इसको, समभारिक। अब इसमें क्या है, जैसे अभी सोडियम का उदाहरण दे रहे थे, है ना, सोडियम का, तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, भिन्न भिन्न तत्व ऐसे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं 18 आर्गन 40, और फिर क्या होता है 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। अब इसमें क्या देख रहे हैं, नीचे वाले को हमने कहा परमाणु क्रमांक, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर वाली संख्या को हम कहेंगे द्रव्यमान संख्या, है ना। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो है हमारा है द्रव्यमान संख्या, ऊपर वाली संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो अब जब हम समभारिक की परिभाषा देंगे तो परिभाषा क्या होगी, भिन्न भिन्न तत्व। अब देखिए दो अलग अलग तत्व हैं, आर्गन और कैल्शियम, तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान नहीं होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है समभारिक कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। तो लिखिए परिभाषा, नीचे परिभाषा लिखिए इसमें समभारिक में, लिखो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, हो गया, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, हो गया, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, ऊपर वाली संख्या समान होगी अब, ठीक है।
भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। हो गया, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, समभारिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी लिख लो, जैसे भी पीछे उदाहरण दिए थे, एक तो यही है तो एक उसको ही लिख लेंगे। एक उदाहरण हो जाएगा 1s3 ट्राइटियम बोलते हैं इसे, और होता है 2He3। ठीक है, हीलियम का समस्थानिक है ये अस्थाई है। ठीक है, ध्यान दो, इसमें क्या समान है, द्रव्यमान संख्याएं समान है। क्या भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न है, तत्व भिन्न है। ठीक है, तो उदाहरण में हो जाएगा ये, और उदाहरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 17 वाला जो समस्थानिक था, और फिर परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन। ठीक है, 17। ये दोनों जो है क्या है, समभारिक है। ठीक है, इनमें दोनों का 17 समान है। क्या अलग है, क्या अलग है, तत्व तो अलग है, संख्याएं अलग है। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हो गया। ये दूसरा, तीसरा यही लिख सकते हो, आर्गन। आर्गन का कितना है, 18, और यहाँ पे कितना है, 40। फिर क्या हो जाएगा, 20, और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 40। 20 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों उदाहरण हम कर लेंगे किसमें, संभारिक में। ठीक है, ये संभारिक के उदाहरण है जिनमें द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। ठीक है, नीचे वाले परमाणु क्रमांक जो भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या सब में क्या है, द्रव्यमान संख्या सब में समान है। इस प्रकार हम जो है संभारिक के उदाहरण देख लिए। हेडिंग लिखिए, संभारिक की विशेषताएं। हेडिंग देखो, संभारिकों की विशेषताएं। हेडिंग देखो, संभारिकों की विशेषताएं। हो गया, संभारिकों की विशेषताएं। इसमें लिखो पहला नंबर, विशेषता में पहला नंबर लिखिए, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण। संभारिकों की विशेषताएं में ये पूछा गया है। संभारिकों की विशेषताएं जो है ये पूछी गई थी पिछले साल। ठीक है, संभारिकों की विशेषताएं जो है पूछा गया है, तो विशेषता इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका, है ना। पहला नंबर, इनके क्या भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न है। जब परमाणु क्रमांक भिन्न है तो क्या भिन्न हो जाएगा, रासायनिक गुण भिन्न हो जाएंगे। क्या भिन्न होगा, रासायनिक गुण, और भौतिक गुण समान होंगे क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान है। ठीक है, तो पहला नंबर लिखिए। ध्यान रखिए, इसमें दोनों भिन्न भिन्न होगा, परमाणु क्रमांक भी भिन्न है, परमाणु क्रमांक भी भिन्न है, और द्रव्यमान संख्या समान है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक भिन्न है, इसलिए रासायनिक गुण भिन्न हो गया। ठीक है, लिखिए विशेषता में पहला नंबर लिखो। देखो, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न क्यों होंगे, क्योंकि तत्व अलग अलग हो गए हैं। भौतिक गुण भी भिन्न होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, भौतिक गुण भी भिन्न होगा, रासायनिक गुण भी भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर लिखिए, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हो गया, इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हो गया, दूसरा नंबर लिख लो, इनके मूल कणों की संख्या। दूसरा नंबर विशेषता में लिखिए, इनके मूल कणों की संख्या। हो गया, इनके मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण, इनके मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी, इनके मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। हो गया, इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। हो गया, भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा नंबर लिखो, तीसरा नंबर। ध्यान रखिए, इसमें प्रोटॉन भी अलग है, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉनों की संख्या है।
प्रोटॉन तो वैसे भी अलग है, द्रव्यमान संख्याएं भी इसमें देखो 3 में से 1 घटाओगे न्यूट्रॉन तो हो जाएंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, तो प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है, दोनों की संख्याएं अलग अलग है। पिछले में क्या हो रहा था, प्रोटॉनों की संख्या समान थी पिछले में, ठीक है, लेकिन समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन इसमें क्या होगा, समभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो तीसरा नंबर विशेषता में लिखो इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं, इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण, इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न होती हैं, लिख सकते हो। इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु इनका योग कुल न्यूक्लियनों की संख्या के समान होता है, परंतु इनका योग कुल न्यूक्लियनों की संख्या के समान होता है। हो गया, इनका योग कुल न्यूक्लियनों की संख्या के समान होता है। हो गया, तीसरा गुण हो गया। चौथा नंबर लिख लीजिए, चौथा नंबर गुण में लिखो, हो गया, चौथा नंबर लिखो, इनका आवर्त सारणी में स्थान, इनका आवर्त सारणी में स्थान हो गया, इनका आवर्त सारणी में स्थान देखिए, इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। हो गया, आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। कर लिए ना, अगली हेडिंग लिख लो। तो संभारिकों की विशेषताएं, 4 विशेषताएं पढ़ चुके, समस्थानिकों की विशेषताएं पढ़ चुके। अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, समन्यूट्रॉनिक। हो गया, हेडिंग क्या होगी, समन्यूट्रॉनिक। तीसरी हेडिंग है इसमें समन्यूट्रॉनिक। नाम से ये स्पष्ट है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, जिसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक। अभी उदाहरण देख लेंगे, पहले परिभाषा लिख लीजिए, समन्यूट्रॉनिक। हो गया, समन्यूट्रॉनिक। लिखिए इसमें, ऐसे नाभिक जिनमें केवल हो गया, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। हो गया, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब जैसे अभी उदाहरण लिए थे, है ना, जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1H3 कर लो और 2He4 कर लो। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसको कैसे निकालते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित कर रहे हैं, द्रव्यमान संख्या को A से। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर जो होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये फार्मूला है, पहले ही पढ़ चुके होंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर सूत्र होता है a माइनस जेड, n बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस जेड। तो अगर हम यहाँ पे n निकालेंगे तो n बराबर कितना आएगा, a का मान 3 था और z का मान 1 था, इस प्रकार n कितना आया, 2, इसमें तो 2 आ गया, इसमें कितना आएगा, n बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2, इस प्रकार n बराबर कितना आ जाएगा, इस प्रकार n बराबर कितना हो गया जी, 2 हो गया, है ना। तो दोनों में क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए यह सम न्यूट्रॉनिक है, इसलिए यह क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। यह सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है, इस सूत्र को यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, लिखे ना, क्या लिखे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नीचे इसको सूत्र लिख लीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, n बराबर हो जाएगा a माइनस जेड। और सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक के क्या देख लेंगे, उदाहरण। एक तो उदाहरण यही हो जाएगा क्या, 1H3 और कामा हो जाएगा 2He4, ठीक है, 2He4। दोनों में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों में अभी हम निकाले हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 2। और दूसरा उदाहरण हम जो देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा उदाहरण हम क्या देखेंगे, दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं 3Li7 लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 7, ठीक है। इसी तरह 4 जो है बेरिलियम का 8, बेरिलियम का समस्थानिक है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 7 माइनस 4, ठीक है, 7 माइनस 3 यानी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4, इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, न्यूट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं, सम न्यूट्रॉनिक के, ठीक है, दोनों उदाहरण किसके हैं, सम न्यूट्रॉनिक के, है ना। दोनों उदाहरण किसके हो गए जी, सम न्यूट्रॉनिक के हो गए। तो लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। दोनों उदाहरण किसके हो गए, सम न्यूट्रॉनिक के, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अगली हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग हो जाएगा हमारा नाभिकीय बल, ठीक है। हेडिंग क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा हमारा नाभिकीय बल, लिख लीजिए इसको हेडिंग, और फिर इसमें लिखिए, हेडिंग लिखिए नाभिकीय बल, और इसमें लिखो नाभिकीय बल, देखिए इसमें ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये नाभिकीय बल, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए ये नाभिकीय बल। लिखिए इसमें, देखो नाभिक के भीतर ऐसे आकर्षण बल, परिभाषा लिखिए, नाभिक के भीतर ऐसे आकर्षण बल, हो गया, नाभिक के भीतर ऐसे आकर्षण बल कार्यशील हैं, जो ऐसे आकर्षण बल कार्यशील हैं जो न्यूक्लियानों को, ऐसे आकर्षण बल कार्यशील हैं जो न्यूक्लियानों को, न्यूक्लियानों में क्या आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे, क्वेश्चन में लिख सकते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियन, है ना। तो क्या लिखें, नाभिक में ऐसे बल कार्यशील हैं जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं, जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं, तो क्या, न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं। इन बलों को ही, जो न्यूक्लियानों को परस्पर बांधे रहते हैं, इन बलों को ही नाभिकीय बल कहते हैं, हो गया, इन बलों को ही नाभिकीय बल कहते हैं, हो गया, इन बलों को नाभिकीय बल कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखिए, देखो नाभिकीय बलों के प्रमुख गुण निम्न हैं, लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, नाभिकीय बलों के प्रमुख गुण निम्न हैं, हो गया, नाभिकीय बलों के प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला नंबर,
पहला नंबर लिखिए, ये बल प्रबल आकर्षण बल है। विशेषता में पहला नंबर लिख लीजिए, विशेषता में पहला नंबर लिखिए, ये बल प्रबल आकर्षण बल है। हो गया, ये बल प्रबल आकर्षण बल है। हो गया, ये बल प्रबल आकर्षण बल है। दूसरा नंबर लिखिए, ये बल अत्यंत तीव्र है। विशेषता में दूसरा नंबर लिख लो, ये बल अत्यंत तीव्र है। हो गया, ये बल अत्यंत तीव्र है। लिखो, ये अभी तक ज्ञात सभी बलों में, ये बल अभी तक ज्ञात सभी बलों में, हो गया, ये अभी तक ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। ये अभी तक ज्ञात सभी बलों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। हो गया, तीसरा नंबर लिखो, ये बल, विशेषता में तीसरा नंबर लिखिए, ये बल अत्यंत लघु परिसर बल है। ये बल अत्यंत लघु परिसर बल है, अर्थात ये अत्यंत लघु परिसर बल है, अर्थात ये नाभिक के अंदर ही प्रभावी होते हैं। अर्थात ये नाभिक के अंदर ही प्रभावी होते हैं। हो गया, नाभिक के अंदर ही प्रभावी होते हैं। अगला नंबर लिख लो, लिखो, ये बल, अगला नंबर लिखो, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, अर्थात ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, अर्थात ध्यान रखिए, नाभिकीय बल आकर्षण बल है ना, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आवेश पर निर्भर करता है तो प्रोटॉन और प्रोटॉन समान आवेश है, तो इनमें कौन सा बल लगता? प्रतिकर्षण का। कौन सा बल लगता? प्रतिकर्षण का। ठीक है, लेकिन नाभिकीय बल कैसा बल है? आकर्षण का। ठीक है, नाभिकीय बल कैसा बल है? आकर्षण का। मतलब यह आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। तो क्या लिखें? ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन कामा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन कामा प्रोटॉन न्यूट्रॉन कामा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले, तो क्या के बीच लगने वाले नाभिकीय बलों का परिमाण समान होता है। के बीच लगने वाले नाभिकीय बलों का परिमाण समान होता है। हो गया, नाभिकीय बलों का परिमाण समान होता है। ठीक है ना, परिमाण समान होता है। पांचवा नंबर लिख लो, पांचवा लिखो, ये बल वैद्युत बल नहीं है। पांचवा नंबर विशेषता में लिखिए, ये बल वैद्युत बल नहीं है। हो गया, ये बल वैद्युत बल नहीं है। हो गया, ये बल वैद्युत बल नहीं है ना। वैद्युत बल होते तो समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता, संरचना बनती ही नहीं, एक दूसरे से दूर भागते। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन जहां पे साथ होते तो क्या होता? संरचना नहीं बन पाती, क्योंकि प्रतिकर्षण का गुण लगता है। इसलिए ये बल वैद्युत बल नहीं है। तो पांचवा नंबर ये हो जाएगा। छठा नंबर लिख लो, नंबर 6 लिख लीजिए, लिखो, ये बल गुरुत्वीय बल नहीं है। ये बल गुरुत्वीय बल नहीं है, क्योंकि, हो गया, ये बल गुरुत्वीय बल नहीं है क्योंकि दो न्यूक्लियानों के बीच, क्योंकि दो न्यूक्लियानों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होता है। क्योंकि दो न्यूक्लियानों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होता है, जबकि
दो न्यूक्लियनों के बीच गुरुत्वीय बल बहुत क्षीण होता है, जबकि नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होते हैं। जबकि नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होते हैं। तो क्या नाभिकीय बल अत्यंत तीव्र होते हैं। अगला 7वां नंबर गुण में लिख लो, 7वां नंबर गुण में लिख लीजिए, लिखो नाभिकीय बल अकेंद्रीय होते हैं, सेंटर नहीं होता, ठीक है। देखो नाभिकीय बल अकेंद्रीय बल है, नाभिकीय बल अकेंद्रीय बल है। हो गया, कितने गुण हुए? 7। एक और लिख लो, नाभिकीय बल अकेंद्रीय बल है। 8वां नंबर गुण में लिखो, लिखो नाभिकीय बलों में, गुण में 8वां नंबर लिखो, नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण होता है। हो गया, नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण होता है। ठीक है, नाभिकीय बलों में संतृप्तता का गुण होता है। अतः नाभिक में उपस्थित कोई भी न्यूक्लियन, अतः नाभिक में उपस्थित कोई भी न्यूक्लियन केवल अपने निकटतम कुछ, कोई भी न्यूक्लियन केवल अपने निकटतम कुछ सीमित न्यूक्लियनों से ही, अपने निकटतम कुछ सीमित न्यूक्लियनों से ही पारस्परिक क्रिया करता है। सीमित न्यूक्लियनों से ही पारस्परिक क्रिया करता है, न कि, हो गया, सीमित न्यूक्लियनों से ही पारस्परिक क्रिया करता है, न कि दूसरे सभी न्यूक्लियनों से, न कि दूसरे सभी न्यूक्लियनों से। हो गया, न कि दूसरे सभी न्यूक्लियनों से। इस प्रकार नाभिकीय बल हो गया और इसके गुण हो गए। ठीक है, आगे जो है हम कल कर लेंगे।